आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब का इंतखाब ज़िमनी इलेक्शन के बाद 22 जुलाई जुमे को होगा। जब तक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में अपील, फरीकैन ने मामला खुद ही अफाम तफहीम से हल कर लिया, अदालत को भी मुतमईन कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, किसी हद तक सियासी ग्रुप्स में इत्तेफाक हुआ, ये दोनों जानिब की कामयाबी है। आप 3 माह से लड़ रहे हैं, अब देखें मसला हल हो गया। 3 माह का बहरान हमने 3 सेशंस में हल कर दिया। हमजा शहबाज के लिए कायम मकाम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन को ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म देंगे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, वज़ीर आला साहब क्या धांधली करने का इरादा है? हमजा, क्या आपका अरकान को हरासा करने का कोई इरादा है? वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जवाब दिया, सियासी वर्कर हूँ, जेलें काटी हैं। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे राशिद हबीब आज सुबह से ही हमें समात के हवाले से अपडेट करे थे। राशिद, क्या हुआ आज की समात में? 22 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन के बाद अब वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा, इस पर तो इत्तेफाक हो गया और ये फैसला भी सामने आ गया। आज सारा दिन क्या होता रहा, ये एक्सप्लेन कीजिएगा। जी राशिद। जी, आज 5.5 घंटे समात जारी रही और जिसमें 4 सेशंस हुए और इन 4 सेशंस में हमजा शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही साहब को भी वीडियो लिंक पर लाहौर से लिया गया, जिसके बाद ये फैसला किया गया कंसेंसस डिसीजन तमाम पार्टियों का कि रन ऑफ इलेक्शन जो है वो 22 जुलाई को होगा। यही दरख्वास्त थी पीटीआई की कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए वक्त दिया जाए। आज ही उसका इलेक्शन हो जाना उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो वक्त चाहते हैं और ताकि उनका जो 20 सीटों पर पंजाब असम्बली का इलेक्शन है वो भी हो जाए, उनके मेंबर्स नोटिफाई हो जाएं और उनकी मखसूस नशिस्तों पर भी जो उनके अरकान है उनका नोटिफिकेशन आ जाए, जिसके बाद इलेक्शन हो ताकि सही हकीकी मायनों में ये इलेक्शन हो और हकीकी वज़ीर आला का इंतखाब हो सके। पहले तो इस पर बहुत लेदे हुई और तमाम पार्टियां इस बात पर मुतफिक ही नहीं थी कि अगर इलेक्शन पोस्टपोन होता है तो हमजा शरीफ वज़ीर आला रहें, और अगर वो क्योंकि पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले ने उनका मौक़िफ़ तस्लीम किया है कि वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो दुरुस्त नहीं था, और जब इंतखाब दुरुस्त नहीं था तो हमजा शहबाज को वज़ीर आला नहीं रहना चाहिए। अदालत का ये कहना था कि ये स्टॉप किए गैप अरेंजमेंट 2-3 दिन के लिए हो सकता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा वक्त चाहिए तो उसके लिए फिर आईनी बहरान पैदा नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको हमजा शरीफ को बतौर वज़ीर आला या लेकिन राशिद मसला ये था ना कि वो कह रहे थे कि हमजा शहबाज असरअंदाज होंगे इलेक्शन पर, इलेक्शन उनकी मौजूदगी में साफ शफाफ नहीं हो सकता। जब अदालत ने ये कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि हमजा शहबाज मशीनरी का इस्तेमाल ना करें, असरअंदाज ना हो, उसके बाद इस मामले का हल निकला और हमने देखा कि इमरान खान साहब की हिदायत पर इस चीज़ को भी तस्लीम कर लिया गया। इस हवाले से अदालत ने हमजा शहबाज को कुछ अहकामात भी दिए हैं। जी, हमजा शहबाज शरीफ के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने पहले ये इतराज़ आयद किया कि उन्हें अगर कंटिन्यू करना है तो वज़ीर आला ना रखा जाए, उनका स्टेटस निगरान वज़ीर आला को, जिस पर अदालत ने कहा कि हम उन्हें निगरान वज़ीर आला नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ ऐसे मुनासिब अल्फाज लिखेंगे कि वो महदूद इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे। फवाद चौधरी ने इन खदशे का इज़हार किया कि वो इलेक्शन मैनिपुलेट करेंगे और ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा कि क्या आप इलेक्शन में धांधली का इरादा रखते हैं? तो हमजा शहबाज ने पॉलिटिकल ट्विस्टिंग की कोशिश की और ये कहा कि मैं एक सियासी वर्कर हूँ और मैंने सियासी जदोजहद की है और मुल्क इस दोराई पर है और मैं इस दोराई से इस मुल्क को निकालने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करूँगा, जिस पर जस्टिस एजाज हुसैन ने कहा कि आपने चीफ जस्टिस के अल्फाज का एग्जैक्ट जवाब नहीं दिया है। आप ये अल्फाज दोहराएं कि आप इलेक्शन में धांधली नहीं करेंगे और साफ शफाफ आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे। क्या आप इन अल्फाज से एग्री करते हैं? जिस पर हमजा शहबाज ने कहा कि मैं इत्तफाक करता हूँ और यकीन दिलाया है कि इलेक्शन साफ और शफाफ और किसी मदाखलत के होगा। ठीक है, राशिद हबीब इस हवाले से हमें बता रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब ज़िमनी इलेक्शन के बाद अब 22 जुलाई जुमे को होगा। आज इसकी लंबी समात हुई और उसमें हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब को भी बुलाया गया इस हवाले से, और असद उमर और फवाद चौधरी ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की। अब सुप्रीम कोर्ट का भी मौक़िफ़ है कि हमजा शहबाज कभी आईनी वज़ीर आला नहीं थे। चीफ जस्टिस कहते हैं कि जब सियासी बहरान बढ़ जाए तो फैसले का हक अवाम को दिया जाए।
فواد چودھری نے کہا حمزہ شہباز کو محدود اختیارات کے ساتھ وزیر اعلیٰ قبول کیا، ان کے اختیارات کیئر ٹیکر کے قریب ہیں، یہ پی ٹی آئی کی فتح ہے۔ باور اعوان نے کہا کہ حمزہ شہباز الیکٹڈ وزیر اعلیٰ نہیں، ان کے نوٹیفیکیشن کی کوئی حیثیت نہیں، وہ غیر آئینی اور مشکوک وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو اب صرف ہمارا موقف نہیں رہا، اب تو ہمارا موقف لاہور ہائی کورٹ کا موقف بھی بن گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا موقف بھی بن گیا۔ قانونی مہر لگ گئی کہ حمزہ شہباز غیر قانونی وزیر اعلیٰ تھا، وہ کبھی بھی وزیر اعلیٰ منتخب ہوا ہی نہیں تھا۔ چیف جسٹس صاحب سے یہ کہا گیا کہ جی اب تو ظاہر ہے نوٹیفیکیشن کل عدم ہو جائے گا، انہوں نے کہا جو تو بالکل کل عدم ہو جائے گا جس سے وہ چیف جسٹس بنے تھے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا جی پھر ان کو کیئر ٹیکر چیف جسٹس کہیں گے، انہوں نے کہا نہیں ہم اس کے لیے کوئی نام ڈھونڈ لیں گے، یعنی وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے منتخب۔ کورٹس کا بھی موقف ہے کہ حمزہ جو ہیں وہ کبھی بھی منتخب وزیر اعلیٰ تھے ہی نہیں۔ 5 جو ہماری ریزرو سیٹس ہیں کہ وہ نوٹیفیکیشن ہو جائیں، بائی الیکشنز 20 سیٹوں کا، یہی لوٹوں کے جو الیکشن ہے وہ لوٹوں کا الیکشن بھی مکمل ہو جائے۔ چیف جسٹس کے خیال میں جب سیاسی بحران اس نہج پر پہنچ جائیں تو اس کا واحد حل جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کو رجوع کیا جائے اور عوام کو فیصلہ کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ سب سے اہم 2 ریمارکس جو چیف جسٹس صاحب نے آج دیے ہیں، انتخابات جو ہیں وہ الٹیمیٹ حل ہوتے ہیں کرائسس کا، پوزیشن کی جو نیشنل اسمبلی میں اہمیت ہے اس کے اوپر، الیکشن جو ہونے ہیں وہ ہاؤس مکمل ہونے کے بعد یعنی 22 تاریخ کو ہوں گے۔ حمزہ شہباز کا جو نوٹیفیکیشن تھا وزیر اعلیٰ بننے کا وہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ محدود اختیارات کے ساتھ حمزہ شہباز 22 تک وزیر اعلیٰ کنٹینیو کریں گے۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے اس کے اوپر کانسنٹ دے دی تھی، اگرچہ ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا۔ محدود اختیارات کے ساتھ ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے قریب رہتے ہوئے انہوں نے اپنے اختیارات استعمال کرنے ہیں۔ پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس کی جیت ہوئی ہے، جو پہلا راؤنڈ ہے۔ براہ راست لیے چلتے ہیں، حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جہاں پر یہ سارے حقائق عوام کے سامنے ہیں اور کابینہ نہ ہونے کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف گندم کو ہم نے پنجاب کی عوام کے لیے اپنے کسانوں سے خرید کر بفر سٹاک پورے کیے، 2200 روپیہ پر من گندم ہم نے اپنے کسانوں سے خریدی اور آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں 5,500 روپیہ پر من ہے۔ آدھ قیمت سے بھی زیادہ کا فرق ہے، اور ہم نے اللہ کے فضل سے کابینہ کے بغیر، مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ اتنا بڑا فیصلہ 200 ارب کی سبسڈیاں کرنے جا رہے ہیں تو یہ نہ کیجئے، کابینہ کو آنے دیں۔ میں نے کہا نہیں، عوام پریشان ہے، ہم نے 10 کلو کے آٹے کا تھیلا 160 روپے سستا کیا 200 ارب کی سبسڈی دے کر۔ الحمدللہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے کیا۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 1 جولائی ہے، آج اللہ کے فضل سے پنجاب کے تمام اضلاع میں THQ DHQ اور 14 ٹیچنگ ہسپتال میں کینسر سمیت تمام دوائیاں صوبے کی عوام کو مفت ملنے جا رہی ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے 3 مہینے دے دو تو میں پاکستان میں دودھ کی نہریں بہا دوں گا۔ میں نے عمران نیازی کی طرح یہ نہیں کہا کہ بس اب 6 مہینے دے دو، میڈیا مجھ سے نہ پوچھے، 6 مہینے بعد میں جواب دوں گا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ 1 سال بعد عمران نیازی نے کہا مجھے تو سمجھ اب آئی ہے تو میں اب کچھ کروں گا۔ 1 سال ضائع کیا، جہاں پر میں نے آئینی بحران کا ذکر کیا، میں نے صوبے کی کبھی ہاں کبھی نہ، کبھی میں نہ مانوں۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کی اپیل۔ مدعی اور فریقین کسی بات پر رضامند ہونے کو تیار نہیں، پلڑے کا کانٹا ادھر ادھر جھولتا رہا۔ حمزہ صاحب آپ کے پاس گنتی پوری ہے؟ چوہی صاحب، حمزہ شہباز نگران وزیر اعلیٰ منظور ہے۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی جنگ مدعی، اتحادی اور فریقین نے گھن چکر بنا دیا۔ اتفاق، اختلاف اور بیانات کی ہیر پھیر سے جج بھی تنگ آ گئے۔ چیف
चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने परवेज इलाही से पूछा, बताया गया है आप मुत्तफिक हैं इलेक्शन तक हमजा शहबाज वजीर आला रहें। परवेज इलाही ने जवाब दिया, नहीं ऐसी बात नहीं, हमजा शहबाज वजीर आला रहें ये कबूल नहीं। हमजा शहबाज निगरान वजीर आला मंजूर है। हमजा शहबाज बोले 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होना है तो उसके बाद इलेक्शन करा दें। परवेज इलाही ने तायीद की 17 जुलाई तक इंतजार किया जाए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने पूछा, आप दोनों मुत्तफिक हैं कि 17 को इलेक्शन हो जाए? हम जितना भी वक्त दें इस दौरान आप वजीर आला नहीं रह सकते। हमजा शहबाज ने फौरन यू टर्न मारा, बोले सर इसका हल ये है कि अभी पोलिंग हो जाए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने फिर पूछा, आप दोनों ने मुशावरत की है? हमजा और परवेज ने जवाब दिया, हमने कोई मुशावरत नहीं की। परवेज इलाही ने नीम रजामंदी दिखाई कि ये हो सकता है कि ये 17 तक निगरान वजीर आला रहें मगर पकड़ धकड़ न हो। बाबर आवान ने परवेज इलाही की बात से इत्तफाक नहीं किया। हमजा साहब क्या कह रहे हैं कि भाग रही है तहरीक इंसाफ इलेक्शन से? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, बाबर आवान साहब आपके उम्मीदवार को कोई एतराज नहीं तो आप क्यों इख्तिलाफ कर रहे हैं? परवेज इलाही ने लुकमा दिया, उन्होंने तो ये राय महमूदुर रशीद की तजवीज़ पर दी। बाबर आवान बोले पीटीआई और काफली इत्तेहादी हैं लेकिन अलग जमाते हैं। हमजा शहबाज किसी सूरत वजीर आला के तौर पर कबूल नहीं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, आपके उम्मीदवार परवेज इलाही कुछ और कहते हैं, आपकी आपस में बात नहीं मिल रही। बाबर आवान ने कहा, सियासी पोजीशन से आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सियासी पोजीशन ऐवान में लें, अदालत में कानूनी बात करें। वज़ीर आज़म का बददुआओं का एतराफ़, दुआ की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ ने कहा, लोड शेडिंग पर काबू में खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। शदीद गर्मी में पंखे बंद हों तो अवाम बददुआएं देते हैं, सनतों की गैस काटते हैं तो मईशत मुतासिर होती है। सर मंडाते ही ओले पड़ गए। अवाम से गुजारिश है कि दुआ करें। लोड शेडिंग कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अभी तक खातिर खा नताइज सामने नहीं आ रहे। आवाम के लिए शदीद गर्मी में पंखा नहीं चले तो वो बददुआएं देते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी बोला था कि लोड शेडिंग खत्म नहीं हुआ तो मैं अपने नाम में बदलूंगा। नाम बदला है तो लोड शेडिंग खत्म हो गए, नहीं हुआ, अभी भी खत्म नहीं होगा। गैस काटते हैं, सनतों से मईशत मुतासर होती है, सर मुड़ाते ही ओले पड़े। यकीनन मुश्किल हालात से निकलेंगे। आवाम से दस्त बस्ता गुजारिश है, दुआ करें। अभी सो रहे हैं, कहीं सुबह फिर कीमत न बढ़ जाए। पेट्रोल बम ने आवाम की नींदें उड़ा दी। कहते हैं दिन में 500-600 कमाकर 250 का पेट्रोल डलवा रहे हैं। नालायक हुकूमत सिर्फ गरीब को मारना चाहती है। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे होगी। मैं नून लीग का कट्टर बंदा हूँ, जान लेने देने वाला बंदा हूँ। मैं तो बिल्कुल ही खुश नहीं। अब तो रात को सोते हुए डर लगता है कि यार सुबह फिर पेट्रोल ना महंगा हो जाए। एक बार, दो बार, तीन बार, आखिर कितनी बार फटेगा ये पेट्रोल बम? अवाम तो अवाम, लीगी सपोर्टर भी तिलमिला उठे। मैं नून लीग का कट्टर बंदा हूँ, जान लेने देने वाला बंदा हूँ, मगर मेरे हालात इस तरह के हो गए कि मैं तो बिल्कुल ही खुश नहीं हूँ। इतने हालात खराब कर दिए इन लोगों ने आगे। मुसलसल तीसरी बार रात 12 बजे से कुछ पहले पेट्रोल की कीमत में इजाफा। अवाम को सोने से डर लगने लगा। अब तो रात को सोते हुए डर लगता है कि यार सुबह फिर पेट्रोल ना महंगा हो जाए। 250 रुपए लीटर पेट्रोल। मजदूर तबका परेशान, कहता है पूरे दिन 600 की दिहाड़ी लगाएं और 250 का पेट्रोल डलवाएं। हम सारा दिन मजदूरी करते 600 रुपए कमाते, 250 का पेट्रोल भरा। सारा दिन में 500 रुपए अगर बचे में 500 रुपए ले जाके सिर्फ बच्चों का दूध आएगा, बाकी खर्चे जितने भी है वो कहाँ से इंसान पूरे करेगा। तजर्बाकारी की दावेदार हुकूमत मेहनत कशों के नजदीक 100% डफर है। हुकूमत नालायक है, बिल्कुल डफर एक नंबर के, नहीं सोच रही ना गरीबों को मारेगी। पेशावर की शहरी ने चमड़ी उतारने वालों से मुकाबले का मशवरा दे दिया। लोग तो हमारे कसम से चमड़ी उतारने वाले लोग हैं। सब लोग मिल के सड़कों पे आए, घरों पे चढ़ जाए, इनके अदालतों पे जाए, मुकाबला करे। अभी अगर नहीं किया ना तो फिर बाद में कुछ भी नहीं हो। अवाम है सरापा सवाल। आए रोज बढ़ती कीमतों का ये सिलसिला आखिर कहां जाकर थमेगा? वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल हर बार आवाम से गलत बयानी करते हैं। जब भी उन्होंने कहा कि आज रात पेट्रोल महंगा नहीं होगा, थोड़ी देर बाद ही महंगा हो गया। गुज़श्ता रात भी वज़ीर ख़ज़ाना ने एक शो में कहा कि आज मैं आखिरी बार टीवी पर आया हूँ। इस शो के थोड़ी देर बाद ही वो टीवी पर आए और पेट्रोल महंगा करने का ऐलान कर दिया। मिफ्ता इस्माइल ने ऐसा पहली बार नहीं किया। पेट्रोल की कीमतों में अब आप कब इजाफा करें? आज 30th हो गई है तो पेट्रोल पंप्स पे रश हो गया है। स्पेकुलेशन इस वक्त हो रही है कि रात को कीमतें दोबारा बढ़ जाएंगी।
Can you share some news with us on that? ये मेरी लास्ट एंगेजमेंट है टीवी पे। मैं इसके बाद टीवी पे आज रात को नहीं जाऊंगा। 14 रुपए 85 पैसे बढ़ाते हैं तो पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपए 74 पैसे होगी। कभी कभी आप लोगों से जो झूठ बोलता हूँ मैं इसके लिए। लास्ट टाइम आप मेरे प्रोग्राम में आए थे, मैंने आपसे पूछा पेट्रोल बढ़ रहा है, आपने कहा अभी तो नहीं। यहाँ से गए आपने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी और पेट्रोल बढ़ गया, लाइनें लग गई। पहले ये मुझे बता दें, प्रोग्राम खत्म होने के बाद 12 बजे तक कोई पेट्रोल तो नहीं बढ़ रहा? नहीं। सच्ची बात बताऊं कि पहली को बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी मुझे सचमुच नहीं पता है। आपको थोड़ा थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बट द रेस्ट ऑफ यू विल बी ओके। कभी कभी आप लोगों से जो झूठ बोलता हूं मैं इसके लिए। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल जब तक इक़्तिदार से बाहर थे उन्हें 150 रुपये पेट्रोल भी महंगा लगता था। कहते थे हुकूमत हर 15 दिन बाद पेट्रोल महंगा कर देती है, इतना महंगा पेट्रोल कौन खरीदेगा? कोई इनसे पूछे अब आप खुद क्या कर रहे हैं? ₹14 85 पैसे बढ़ाते हैं तो पेट्रोल की कीमत 248 रुपए 74 पैसे होगी। आपको थोड़ा थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बट द रेस्ट ऑफ यू विल बी ओके। लेवी जो है ये इजाज़त है आप लोगों की तरफ से हुकूमत को 50 रुपए तक लगा सकती है। इस वक्त 137 रुपए का लीटर किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है? पेट्रोल बतदरीज हर 15 दिन में महंगा कर। बजट के मेजर्स पे IMF से एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कर ली है। IMF के सामने हथियार डाल चुके हैं कि IMF के साथ मिलकर मुल्क को कौम से लड़ाई कर रहे हैं। कभी कभी आप लोगों से जो झूठ बोलता हूँ मैं इसके लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि कराची के इलाके बफर जोन नॉर्थ कराची में पानी का बहरान बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गया है। बिजली लोड शेडिंग और पानी की बूंद बूंद को तरसते इलाका मकीन सड़क पर आ गए हैं। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी जारी है। मुजाहिरीन का कहना था बिजली लोड शेडिंग से पानी भी नहीं मिल रहा, शदीद परेशानियों का सामना है। इंतजामिया से फ़ौरन पानी की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। तो ये सताए हुए शहरी जो कि बिजली लोड शेडिंग के साथ साथ पानी का बहरान है उस सिलसिले में सरापा है। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, 15 को पानी दो, पानी दो, पानी दो, बैंगन माफिया, मुर्दाबाद, बैंगन माफिया, बैंगन माफिया, मुर्दाबाद, बैंगन माफिया, मुर्दाबाद, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो आज फैसला आया है उस पर परवेज़ इलाही ने गुफ्तगू की है। परवेज़ इलाही ने कहा कि ये इंसाफ की जीत है। परवेज़ इलाही की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया है सुप्रीम कोर्ट का। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा फैसला हुआ है इंसाफ के हवाले से भी और जो चीज़ें हम चाहते थे अल्लाह ताला के फजल करम से वो बिल्कुल आज मानी भी गई हैं और वो फैसले में भी। और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये बड़ा अच्छा इज्तिमाई फैसला हुआ है। इतनी देर का क्राइसिस चल रहा है कई माह से पंजाब के अंदर, वो आज सेटल हुआ है। और सबको ही मैं शुक्रिया भी और खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि इन्होंने एमिकेबली बैठ के सेटल किया है। अब तय चीज़ें जो हुई हैं ना उसमें ये है कोई ये पुलिस और विक्टिमाइजेशन का अमल नहीं होगा और बिल्कुल रूल्स के मुताबिक चला जाएगा और हमारी उसमें मुशावरत भी होगी। और इलेक्शन जो है वो 22 तारीख को होगा जुमे वाले दिन, जिसमें पहले वो सारे नोटिफिकेशन हो जाएंगे। नए जो मेंबर बनने हैं, जो लोटे थे उनकी जगह पे जो भी मेंबर बनेंगे उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा और हाउस मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें हमारे 5 लोग वो भी शामिल हैं मिनॉरिटी और ख़वातीन के, उनका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो उसके बाद फिर वो इलेक्शन होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा फैसला हुआ है इंसाफ के हवाले से भी और जो चीज़ें हम चाहते थे अल्लाह ताला के फजल करम से वो बिल्कुल आज मानी भी गई हैं।
اور وہ فیصلے میں بھی اور خود چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ یہ بڑا اچھا اجتماعی فیصلہ ہوا ہے. اتنی دیر کا کرائسس چل رہا ہے کئی ماہ سے پنجاب کے اندر, وہ آج سیٹل ہوا ہے. اور سب کو ہی میں شکریہ بھی اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایمیکیبلی بیٹھ کے سیٹل کیا ہے. اب طے چیزیں جو ہوئی ہیں نا, اس میں یہ ہے کوئی یہ پولیس اور وکٹمائزیشن کا عمل نہیں ہوگا اور بالکل رولز کے مطابق چلا جائے گا, اور ہماری اس میں مشاورت بھی ہوگی. اور الیکشن جو ہے وہ 22 تاریخ کو ہوگا, جمعے والے دن, جس میں پہلے وہ سارے نوٹیفیکیشن ہو جائیں گے. نئے جو ممبر بننے ہیں, جو لوٹے تھے ان کی جگہ پہ جو بھی ممبر بنیں گے ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا, اور ہاؤس مکمل ہو جائے گا, جس میں ہمارے 5 لوگ وہ بھی شامل ہیں منارٹی اور خواتین کے, ان کا بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. اس کے بعد پھر وہ الیکشن ہوگا. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے قوم کے نام پیغام میں کہا کہ چیلنجز کے باوجود ملک درست سمت میں آگے بڑھ رہا تھا. ایسی کیا قیامت آ گئی کہ بیرونی سازش سے حکومت ہٹا دی؟ معیشت نیچے, قیمتیں آن پر ہیں. سوویت یونین معاشی بحران کی وجہ سے ٹوٹا, کیا ملک نیوٹرلز کا نہیں؟ معیشت نیچے گئی تو کیا نیوٹرلز کا نقصان نہیں؟ ملک پر مسلط لوگوں کو صرف این آر او سے دلچسپی ہے. یہ کہا گیا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے جناب یہ حکومت بڑی نااہل ہے. انہی لوگوں نے وہ مہنگائی کی ہے جو شاید پاکستان کی تاریخ میں 2 مہینے میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. جو نیوٹرلز ہیں ہمارے, کیا یہ ان کا پاکستان نہیں ہے؟ کیا اگر یہ معیشت نیچے جائے گی تو کیا ان کو نقصان نہیں ہوگا؟ جن لوگوں کو ہم نے مسلط کیا ہے, کیا ان کا انٹرسٹ ہے پاکستان میں؟ چپ کر کے تماشا دیکھنا ہے کہ یہ چور واپس جاتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں این آر او لے کے, اور باہر سے ہمیں کنٹرول کیا جاتا ہے. اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا, اور اگر یہی ہوگا ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. کیا نیوٹرلز کو نظر نہیں آ رہا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ سب کو پتا ہے پاور کہاں ہے. آخر میں لوگ سوال پوچھیں گے, ملک کس طرف جا رہا ہے؟ کیا طاقتور حلقوں کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی آبائی کے پروگرام پاور پلے میں گفتگو. کہا ادارے چوروں کی پشت پناہی کیسے کر سکتے ہیں؟ نیوٹرلز کے اوپر حیران ہوں, ان کو نظر نہیں آ رہا ہم کدھر جا رہے ہیں. لوگ سوال ان سے پوچھیں گے. پاور تو سب کو پتا ہے کہ کدھر ہے. وہ جو پاور بیٹھی ہے ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ ادارے جن کو سوچنا چاہیے پاکستان کا, کیسے ان لوگوں کو بیک کر سکتے ہیں جو کہ کرپٹ ترین لوگ ہیں. یہ پاکستان کی آرمی چیف اپوائنٹ کرے. میرے نوکروں کو ایجنسیز کو رکھوانا چاہ رہی تھی میرے بیڈ روم میں تاکہ ان کو پتہ چلے کیا باتیں ہوتی ہیں. پوری تفتیش کی گئی. تو میں جب پرائم منسٹر تھا تب سے ان کو تیار کر رہے تھے. ایک کو میں جانتا ہوں, اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, ڈیپ فیک ویڈیوز ہوتی ہیں اس طرح کے, یہ کر دیں گے, عام کر دیں گے, فیملیز کو بچوں کو بھیج دیں گے. سابق وفاقی وزیر تو نہیں؟ ہاں ایک وزیر بھی ہے. سابق ایک اتحادی کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی؟ ہاں بالکل کی. پچھلے لیول پہ ٹیلی فونز آتی ہیں ان نیم نمبر سے, چیزیں آفر ہو جاتی ہیں. پی ٹی آئی کو اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کے لیے دوبارہ این او سی جاری کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق پریڈ گراؤنڈ کے حوالے سے متعلقہ اتھارٹی بھی اجازت دے دی. این او سی میں کہا گیا ہے کہ احتجاج کے دوران ریاست مخالف نعرے بازی نہیں ہوگی, دھرنے کی اجازت نہیں ہوگی, احتجاج مقررہ وقت پر ختم کرنا ہوگا. اسلام آباد ایکسپریس وے سمیت سڑکیں بند نہیں کی جائیں گی. مظاہرین کو پرامن منتشر کرنا پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہوگی. کسی قسم کے تشدد اور جھگڑے پر آرگنائزر ذمہ دار ہوگا. اموات کی صورت میں آرگنائزر ذمہ دار ہوگا. خلاف ورزی پر طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے. جلسہ رات 12 بجے ختم کرنا ہوگا. مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اس وقت آپ کو آگاہ کریں کہ بجٹ میں صوبوں سے 800 ارب روپے سرپلس کوئی آئی ایم ایف کی شرط. وفاقی حکومت نے صوبوں سے مشاورت کے بغیر آئی ایم ایف شرط مان لی ہے, یعنی کے پی کو اب یہ تمام تر معاملات بھیجے گئے ہیں کہ کس طریقے سے اضافہ کرنا ہے, سرپلس میں پیسے چاہیے. تو کے پی حکومت کی جانب سے خط لکھا گیا ہے وفاق کو, اور وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف شرائط پر مبنی معاہدہ صوبوں کو بھیج دیا ہے. کے پی حکومت کا آئی ایم ایف کے لیے صوبوں کو بھیجے جانے والے ایم اے یو پر اعتراض سامنے آیا ہے. جوابی خط لکھا ہے وزیر خزانہ کے پی تیمور سلیم جھگڑا نے وزیر خزانہ کو. کہتے ہیں اس خط کے ذریعے کہ افسوس ہے صوبوں سے متعلق آئی ایم ایف شرائط پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. معاہدے پر دستخط سے پہلے چاہتے ہیں وفاق کے پی کے مالی مسائل حل کرے.
वफाक साबिक फाटा के अवाम के लिए सेहत कार्ड प्रोग्राम और फंड्स को यकीनी बनाए। नए माली साल के बजट में वफाक कबायली अजला के फंड्स का भी इंतजाम करे। साबिक फाटा का बजट पहले ही 77 अरब से कम करके 60 अरब कर दिया गया था। वफाक केपी मुआहदे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा को कौमी हेल्थ प्रोग्राम फंड्स दिया जाए। वफाकी हुकूमत पहले ही मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फंड्स भी रोक चुकी है। वफाक की जानिब से केपी को कौमी हेल्थ प्रोग्राम के माहाना 3 अरब मिलते थे। वफाकी हुकूमत NFC अवार्ड को फौरी बहाल करे। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने खत लिखा है, कहते हैं केपी को 1998 की मर्दमशुमारी की बुनियाद पर NFC से हिस्सा दिया जा रहा है। केपी को कबायली अजला के इंतजाम के बाद की आबादी पर फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे हैं। वफाक केपी से अहम माली और माशी मामलात के बकाया जात पर बात करे। सूबे का बजट पूरा होगा ही तभी IMF शराइत को तस्लीम करना सूबे के लिए मुमकिन होगा। यानी कि वो तो मंत्र मामला जो अवाम पर बराह रास्त जा रहे थे, अब उससे सूबे भी मुतासर होने लगे हैं। साबिक जो इस वक्त हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इकदाम उठाए जा रहे थे, अब उसके बरक्स मामला दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त बात करेंगे केपी के वजीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं। झगड़ा साहब, सर क्या कहिएगा, ये क्या मामला है और किस तरीके से मुमकिन बनाया जा सकेगा? बड़ी कड़ी शराइत हैं जो सूबों को भेजी गई हैं। देखिए, पहले तो ये कि सिर्फ हमारा सूबा नहीं, सिंध ने 33 अरब का डेफिसिट का बजट दिया, बलोचिस्तान ने मेरे ख्याल में कोई 100 अरब के डेफिसिट का बजट दिया। जो खत आपके हाथ लगा है उसमें तो हमने सिर्फ जो है हक़ाइक़ की बातें की है, क्योंकि IMF की जो डील है वो एक बड़ा सीरियस मसला है और उसके लिए हमने मंडे को एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। लेकिन 2-3 बातें बिल्कुल सच है। एक तो ये कि अगर हमें वफाकी हुकूमत से जो पैसे हमें बजट चलाने के लिए चाहिए वो ना मिले तो फिर तो सिर्फ सरप्लस की बातें वैसे मजाक होगी ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि चूँकि बजट से पहले भी इन बातों पे मिफ्ता इस्माइल साहब से बात हुई थी और हमारी कुछ जो है वो वर्बल कमिटमेंट्स भी हुई थी, बड़ा मुश्किल हो जाता है ये मानना कि किसी भी वर्बल कमिटमेंट या अंडरस्टैंडिंग पे ऐसी चीज़ें जो है वो हल हो जाएंगी। इन चीज़ों पे सियासत नहीं करनी चाहिए। और तीसरी चीज़, अभी आप खुद देखें कि जो अफवाहें चल रही है, इसाक डार साहब खुद कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं। अगर हमें पता नहीं कि किस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर कौन, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ये सब चीज़ें करने से पहले क्लियर हो कि वफाकी गवर्नमेंट के इरादे क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। इसीलिए ये बड़े पॉजिटिव इंटेंट से ये ख़त लिखा था कि ये मसले उनके साथ मिल बैठ के हल करें। ये तो मुझे जवाब आ गया कि ख़त रिसीव हो चुका है, लेकिन ये पिछले 3 दिन में कोई जवाब नहीं आया। जी अच्छा, यानी 3 दिन हो गए हैं, आप कह रहे हैं जवाब नहीं आया, दबाव ये डाला जा रहा है कि इस MOU पर साइन करें। लेकिन ये बताइएगा झगड़ा साहब के क्या नंबर्स ही दिखाने हैं IMF को, क्योंकि पहले ही बजट डेफिसिट में है, ये तमाम तर चीज़ें नहीं रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकेंगी। क्या उन्हें पेपर्स में नंबर शो करेंगे, बाद में उनकी तमाम बातों से निराफ होगा, तो क्या लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मुआहदे पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा? फिर इस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि हमें रिफॉर्म करनी है, जहाँ पे हमें मिल के फेडरल गवर्नमेंट से भी जो है वो मुल्क की खातिर कोई बात करनी पड़े, वो हम बिल्कुल जो है वो करेंगे। लेकिन ये मैं आपको कह दूं कि हमने खैबर पख्तूनख्वा के बजट में नंबर्स के खेल खेलने की कोशिश नहीं की। आपने देखा होगा कि हमने सबसे ज्यादा एक्चुअल फिस्कल रिफॉर्म करने की कोशिश की जिससे पैसे बचे। हम पहला सूबा है बल्कि वफाक और सूबों मिल के पहली गवर्नमेंट है जो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन का निज़ाम ला रही है। पहली गवर्नमेंट है जो ग्रेड 20, 21, 22 के अफसरों को एग्जीक्यूटिव अलाउंसेस मिलती हैं, उनको परफॉर्मेंस बेस्ड अलाउंस बनाए। इस तरह की बहुत से इकदाम हैं हमारे बजट में जो कि इससे बहुत आगे चले जाते हैं कि एयर कंडीशनर 9 बजे जो है वो शुरू होगा या एयर कंडीशनर 10 बजे शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें तो हमें मुल्क की खातिर करनी। लेकिन तैमूर साहब, ये जो अभी विफाक से आपको जो फंड्स मिल रहे हैं उसमें बुनियादी मसला क्या है, आपको ये जानना चाहेंगे? देखिए, जो मुझे अफसोस है खास तौर पे 2 चीज़ों पे। एक तो ये कि कबायली अजला का बजट ले,
अगर कबायली अजला का बजट वफाक खुद से सेट करे, जबकि असूलन वो NFC के थ्रू आना चाहिए, चले NFC नहीं हुई लेकिन वफाक के वसाइल इस साल 20% बढ़ रहे हैं, तो कबायली अजला का शेयर भी 20% बढ़ना चाहिए। ये तो वो इलाका है जिसने दहशत गर्दी की जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। अच्छा, वो बजट कम नहीं होगा, वो बजट इतना कम होगा कि हमारे पास 3/4 तनख्वाहों देने के पैसे आएंगे। तो ये मतलब, इसका मतलब क्या, फिर उसके बाद जब सूबों में ये एहसास आता है, छोटे सूबों में, एक बड़े सूबे की पार्टी सारे वसाइल अपने उन सीटों पे ले जा रही है जहां से वो इलेक्शन करना चाहते हैं, तो क्या आप इस फिर एहसास से महरूमी को आप नाजायज करार देंगे? ठीक है जी, ऐसे नहीं हो सकता। अब एक्चुअली हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम कबायली अजला में तनख्वाहें कैसे पूरी करें, क्योंकि जो 60 अरब का उन्होंने करंट बजट रखा है, मैं आपको फिगर्स के साथ दिखा सकता हूँ। खत लिखने का मकसद ये था कि फेडरल गवर्नमेंट को भी फिगर्स लेके दिखाए कि कोई 70 अरब का खर्चा तो इस साल हुआ है, हमने बाकी अपने जेब से दिया है और हम अपनी जेब से देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मसले हैं, जो वफाक और सूबे के दरमियान फाइनेंशियल मसले हैं, कि उसमें फिर आप एंगेज ही ना करें। ये बजट से पहले हुआ, जब उनको कबायली अजला के बजट की एलोकेशंस की प्रपोजल्स बताई, कोई जवाब नहीं आया, खुद से सेट हुआ। आपने पहले ही कहा। मैं खुद मिस्टर इस्माइल साहब के पास गया, उनके साथ बैठा, हमारा हैंडशेक हुआ कि हम ये चीजें करेंगे। अनफॉर्चुनेटली एक भी चीज पे अमल नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर उसके बाद ये सूबे के हक के लिए फिर स्टांस अपना बनाना, ये मेरे ख्याल में ये मुनासिब है। अच्छा तैमूर साहब, ये भी बताइएगा, अब ज़ाहिर MOU साइन करने का कहा है, शराइत मानने का कहा गया है, नहीं करते हैं तो दबाव आएगा सूबे पर, किस किस्म के नताइज हो सकते हैं? क्या आप दो टोक मना कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने इश्यूज़ बता रहे हैं कि हम इस वजह से नहीं कर सकते, तो क्या आपके फंड्स भी मज़ीद मुतासिर होंगे, ख़ासतौर पे सेहत के हवाले से अगर हम बात करें, जो सेहत कार्ड के हवाले से फंड्स मिलते हैं वफाक से? देखिए, अगर वफाक ये जिम्मेवारी लेना चाहती है कि वो कबायली अजला के लोगों से सेहत कार्ड की सहूलत ले, जो भी वो कह रहे हैं, और स्टेट लाइफ से एक खत आया है और शायद उस पर आज चीफ मिनिस्टर साहब जवाब देंगे कि आज रात से वो सहूलत लेना चाहते हैं, तो इसकी जिम्मेवार वफाक ही होगी। हमें पहले ये तो पाकिस्तान के लोगों को बताना है कि ये इम्पोर्टेड वफाकी हुकूमत कर क्या रही है। हमें फिर जो कुर्बानी देनी होगी वो हम दे देंगे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत ही सही, इसमें 13-14 पार्टियां हैं जिसमें सूबे की पार्टीज भी शामिल हैं। इस तरीके से वफाक और सूबे के मामलात नहीं चलते कि आप खुद से एक फेडरेशन में फैसले लें। मेरे ख्याल में बेहतर तरीका यह है कि एंगेज करें, ना करना चाहे तो डील साइन कर ले IMF के साथ, जो भी इन्होंने करनी है। हम सिर्फ सच बोल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे अपने सूबे के लोगों का ख्याल रखेंगे, लेकिन पूरे पाकिस्तान के सामने इनके चेहरे बेनकाब जरूर होने चाहिए। ठीक है। तैमूर झगड़ा वजीर खजाना KP गुफ्तगू कर रहे थे, कहते हैं 3 दिन हो गए हैं, मैंने इस खत का जवाब दे दिया है जो मुझे वफाक ने भेजा था वजीर खजाना ने, उसका कोई जवाब नहीं मिला है। हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन हमें एतमाद में नहीं लिया गया। वफाकी हुकूमत ने सूबों से मुशावरत के बगैर ही IMF से शराइत मान ली है। 800 अरब रुपए सरप्लस की IMF की शर्त को माना गया और हमसे डिमांड्स की जा रही हैं। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही, देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।